अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ जब से गए हैं इलाज के लिए लंदन, उसके बाद से हुकूमती वज़रा की जानिब से ये कहा जाने लगा कि जनाब उनकी तरफ से कोई झूठ बोला गया, जालसाजी की गई है, वो धोखा देकर गए हैं अदालतों को, कोई वहाँ पर इलाज नहीं हो रहा है और उन्हें वापस आ जाना चाहिए। लेकिन इस बात को कितना ही अरसा गुजर गया है, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो हुकूमत वक्त उन्हें वापस लाने में कामयाब हो सकी है और ना ही ये साबित करने में कामयाब हो सकी है कि क्या वाकई उन्होंने झूठ बोला या नहीं। बहरहाल अब ये कहा जा रहा है जनाब कि एक बोर्ड तश्कील दिया गया है जो इस बात का जायज़ा लेगा कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स असली थी या जाली थी। बल्कि एक वज़ीर की तो मैंने ट्वीट में ये भी देखा कि वो ये भी चेक करेंगे कि जो ब्लड सैंपल लिए गए थे वो उनके थे भी नवाज शरीफ साहब के या किसी और के थे जिसमें प्लेटलेट्स को कम दिखाया गया था। खैर जनाब, हुकूमती वज़रा अपनी तरफ से जो भी बयानबाजी करें, हकीकत यही है कि बहरहाल नवाज शरीफ साहब को वापस लाने में हुकूमत वक्त कामयाब नहीं हो सकी। लेकिन फिर आखिर इस बोर्ड की तश्कील का मकसद क्या है, इससे क्या नतीजा निकलेगा? उस वक्त तो सब ये लोग खुद कहते थे कि जी हमारी सुपरविजन में वो हैं, और ख़ुद जो वज़ीर थी, सूबाई वज़ीर, उन्होंने भी यही कहा था कि उनकी हालत बहुत ख़राब है। तो फिर अब इस पर शबूक व शुबहात क्यों? दूसरी जानिब एक और अहम पिटीशन दायर की जा रही है सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार समात के हवाले से वो नज़रसानी के लिए कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को और उसकी तशरीह और वजाहत चाह रहे हैं। ये जो पिटीशन दायर होने जा रही है उसको उर्फ़ आम में ये कहा जा रहा है कि जनाब ये मियाँ साहब की नाअहली ख़त्म करने के लिए एक कोशिश है। ऐसा क्यों है, इसको उसके साथ क्यों जोड़ा जा रहा है और क्या वाकई ऐसा हो पाएगा या नहीं? ये बुनियादी तौर पर हमारे दो सवालात हैं जिन पर आज सबसे पहले हम गुफ्तगू करेंगे। आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ। पहले जाऊँगी मैं इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, मियाँ साहब की जो बीमारी है उस पर तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी उस वक्त कन्विंस थे कि वो वाकई बीमार हैं। शौकत खानम के जो डॉक्टर थे वो भी चेक करके आए थे। फिर बाद में ये शकूक व शुबहात इतने इनको क्यों नज़र आने लगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समीना, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये शकूक व शुबहात नवाज शरीफ की बीमारी से ज़्यादा सियासी इज़ाइम की बिना पर हैं तो फिर आप कैसा महसूस करें? मैं आपको आपकी बात को बिल्कुल बेटे से निकले। देखिए, मियाँ नवाज शरीफ जो हैं, हुकूमत जो हुकूमत वक्त है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और उनकी टीम, उनको कैसा नवाज शरीफ चाहिए? उनको एक ऐसा नवाज शरीफ ज़्यादा सूट करता है जो हुकूमत में यहाँ पाकिस्तान की आवाम की नज़रों में विलन हो। उनको एक ऐसा नवाज शरीफ जो मासूम बन के जेल में बैठा और सज़ा काट रहा हो, वो उनको सूट नहीं करता। इसलिए आप देखें कि रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह की बातें की जाती हैं कि जी हम मियाँ नवाज शरीफ को वापस लेके आएंगे, वो फ्रॉड करके गए हैं, वो झूठ बोल के गए हैं, रिपोर्ट्स, अब ये बोर्ड बनेगा, रिपोर्ट्स बनेंगी, चीज़ें होंगी, हत्ता कि ब्लड सैंपल तक देखा जाएगा। मैं कहता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या ही अच्छा होता कि ये सारी चीज़ें आपने उस वक्त की होती जब आपने उनको बाहर भिजवाया था, जब आपने बोर्ड बनाए। एक नहीं, आपको पता है मियाँ नवाज शरीफ की बीमारी के हवाले से कितने बोर्ड बने थे? उनकी बीमारी के हवाले से कई बोर्ड बनाए। एक मेडिकल बोर्ड 15 जनवरी 2019 को बनाया गया, जो इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज और जिन्ना मेडिकल कॉलेज के 4 बेहतरीन जो माहिर थे ना, जिन्ना अस्पताल और इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के, उन पर मुश्तमिल था। उसके बाद फिर एक और बोर्ड बना 6 रुकनी आला सतही, और ये जो है PIC के बोर्ड की सिफारिशात में बना था 1 फरवरी 2019 को 6 रुकनी खुसूसी बोर्ड, जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज समेत 4 मजीद अरकान थे। फिर आपने डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब को शौकत खानम से स्पेशली इस पे मामूर फरमाया कि जनाब आप मुझे बताएंगे कि ये बात ठीक है कि नहीं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो खुद डॉक्टर भी हैं और जो वज़ीर सेहत भी हैं पंजाब, उन्होंने भी निगरानी की। इन सारी चीज़ों में मैं समझता हूँ कि अगर इसके बावजूद वो आपकी आंख में धूल झोंक के गलत रिपोर्ट्स बनवा के चले गए, तो मियाँ नवाज शरीफ तो हैं कसूरवार, लेकिन उनका भी कुछ करें जिन्होंने ये सारी रिपोर्ट्स उनको गलत दे दी। अगर इन्वर्टेड कॉमर्स में अगर वो वाकई ही गलत हैं तो। वैसे हिलाली साहब को भी उस वक्त यही लगता था, मुझे उनके आर्ग्यूमेंट्स याद हैं कि कुछ ना कुछ हर वक्त कोई साथ मौजूद नहीं रहा, रिपोर्ट्स के तनाजुर में तो वो बीमार हो सकते हैं। हिलाली साहब, अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? अब ये जो नया बोर्ड है, क्या ये फाइंड आउट कर पाएगा कि वो रिपोर्ट्स जाली थी या नहीं? कोई सुराग लग सकेगा? मेरे अपने ख्याल में समीना
ये जो खून के सैंपल्स हैं क्या अभी तक हैं और 2 साल के बाद डिटीरिएट नहीं होते हैं, वो आइडेंटिफाई हो सकते हैं? अगर है तो अच्छी बात है, कुछ मदद उनको मिलेगा। मगर ये कहना जो इमरान याकूब ने कहा है कि वो चाहते थे कि ये निकलें पाकिस्तान से, मेरे ख्याल में जितना धचका इमरान खान के रेप्यूटेशन को लगा है, इसलिए कि उसने बेमिसाल एक कॉन्विक्ट को पाकिस्तान से जाने दिया, जो बेमिसाल है आज तक और फिर कभी नहीं होगा, इस बेसिस पे कि एक फेक रिपोर्ट पे। मैं आपको बताता हूं वो रिपोर्ट क्यों फेक था, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि उस वक्त मुझे पता चल गया था कि ये रिपोर्ट फेक है। इसलिए समीना 1,50,000 से 4 लाख प्लेटलेट्स होते हैं एक नॉर्मल आदमी के, इनके 20,000 हो गए, 16,000 हो गए, 12,000 हो गए, और फिर जब 2,000 मैंने पूछा, कहते 2,000 इज डेथ। मगर ये तो सीढ़ी खुद चढ़ के गया है, हंसते हंसते फिर बैठ गया प्लेन में और सबके सामने अंगूर खाने लगा। तो कुछ डॉक्टर्स जो देख रहे थे, 19 नवंबर को मुझे याद है, इसलिए 18 को आया बाय बर्थडे, 19 मुझे याद है, वो हंसने लग गए, दे दो बोल गए फ्रॉड फेक, चीखने लगे। तो ये तो इनको जाने उस वक्त दिया से है, शकूक को शुबहात जन्म ले रहे थे। अच्छा ज़फर लाली साहब, इस पे हम मजीद डिस्कशन करते हैं रिपोर्ट्स के मामले पर भी, लेकिन जैसे मैंने जिक्र किया कि एक और बड़ा अहम मामला है जो सुप्रीम कोर्ट बार भी दरखास्त दायर कर रही है, उसके हवाले से भी। और इस वक्त हमारे साथ जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब मौजूद हैं। मैं चाह रही हूँ कि सबसे पहले हम उनकी एक लॉफुल ओपिनियन ले लें और जान लें कि क्या वो देख रहे हैं इस पिटिशन के हवाले से, और फिर उसके बाद बाकी डिस्कशन हम अपनी पॉलिटिकल तो करते ही रहेंगे। जस्टिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जस्टिस साहब आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आमतौर पर जो एक तासुर उभरा हुआ है इस पिटिशन को लेकर, वो ये कि नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म कराने के लिए ये कोई बार जो है कर रही है पिटिशन दायर, जबकि आमतौर पर जब हम उस आर्टिकल को देखते हैं 184 और 99 तो वो इख्तियार समात से मुतालिक है। तो ये तासुर उसके साथ किस तरह मिल रहा है, जाके क्यों जोड़ रहा है? देखिए, एक जो इशू बहुत बड़ा इशू है ये कि अगर कोई डिक्लेयर कर दे कोर्ट किसी को कि सादिक और अमीन नहीं है, तो क्या वो हमेशा के लिए हो जाता है, या वो कुछ लिमिटेड पीरियड के लिए है और उसके बाद वो खत्म हो जाता है? ये एक इशू है, यकीनन है, क्योंकि इस पे कोई खास फैसला नहीं हुआ। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला किया था कि ये ताहयात होगा। अब ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये एक पिटिशन दायर की है इसको एग्जामिन करने के लिए, और लेकिन मेरी नज़र में तो कोर्ट के पास तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि इसमें कोई चेंज ला सके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चुका, रिव्यूज वगैरह भी सब खत्म हो गए, वो फाइनल फैसला हो गया। अब एक कोई अगर नई चीज निकाली जाए तो उस सूरत में हो सकता है, और वो नई चीज जो आ सकती है वो सिर्फ ये हो सकती है कि आप ये नहीं कह सकते कि कोई सादिक और अमीन आज है और कल नहीं है, या 2 साल के बाद नहीं होगा, ये तो नहीं कह सकते आप। अगर वो सादिक अमीन नहीं है तो नहीं है, लेकिन इस्लाम में तो एक तौबा की गुंजाइश मौजूद है, और वो तो एक इस्लामी चीज है, उसको तो आप अलग नहीं कर सकते। तो इस वजह से अगर कोई शख्स ये कहे कि जी ठीक है, मैं गलत था, मैंने गलती की, लेकिन अब मैंने तौबा कर ली और मैं आइंदा से कभी इस किस्म की हरकत नहीं करूंगा, तो उस सूरत में तो अल्लाह में भी माफ कर देता है, तो कोर्ट को भी कोई चारा नहीं कि उसको माफ कर दे। तो मेरे ख्याल में ये एक चीज जो सामने आ सकती है कि क्या ये तौबा की गुंजाइश इस केस में है, और अगर कोर्ट ये कहती है कि हाँ गुंजाइश है, तो उसमें फिर नवाज शरीफ साहब को या फिर जहांगीर तरीन साहब, इसमें एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट बार का ये जो मामला है इस पिटिशन को दायर करने का, आपको क्या ये एक सियासी मामला लग रहा है? क्या सुप्रीम कोर्ट बार को इसमें पार्टी बनना चाहिए, फरीक बनना चाहिए? नहीं, ये तो एक कंसर्न सिटीजन है ना, ये तो 184(3) की एक पिटिशन है, कोई भी कर सकता है फाइल।
और वो उन्होंने कोई ज़रूरी तो नहीं है कि वो एग्रीव पार्टी हो, क्योंकि ये किस्म का क्योंकि आमतौर से ये होता है कि कोर्ट में अगर कोई आप केस लेके जाते हैं तो आपको एग्रीव पार्टी होना लाजमी है, लेकिन इस किस्म की पिटिशंस में एग्रीव पार्टी होने की जरूरत नहीं है। वो एक कानूनी मसला है और एक सही है मसला यकीनन है, और इस पे कोई इंटरप्रिटेशन तो होनी चाहिए कि किस सूरत में ये डिसेबिलिटी किसी की खत्म हो सकती है। अगर अच्छा जस्टिस साहब, अगर उससे पहले ही या उसके बाद कभी पार्लियामेंट ही आर्टिकल 67-68 को निकाल देती है तरमीम करके आइन से, तो फिर क्या ये फैसला खुद ब खुद खत्म हो जाएगा या फिर उसके बाद दोबारा कोई कानूनी राह तलाश करना पड़ेगी? नहीं, देखिए, एक दफा फैसला हो गया, वो उस कानून के तहत था जिस कानून वो उस वक्त जो कानून था, और उसके बाद अगर वो आइन या कानून आइन में चेंज आ जाता है या कानून में चेंजेस आ जाते हैं तो वो तो फैसला अपनी जगह रहेगा। ये अलग बात है कि उस सूरत में फिर वो एक पिटिशन फाइल कर सकते हैं और कह सकते हैं कि चूंकि अब मामला चेंज हो गया तो इस वजह से गुंजाइश होनी चाहिए कि उसमें चेंजेस लाया जाए, लेकिन ये बात सूरत ये सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना पड़ेगा, लेकिन आम तौर से तो ये फैसला नहीं हो सकता। हिलाली साहब भी शायद कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी हिलाली साहब। जी, देखिए, मैं थैंक यू वेरी मच जज साहब, आपने बड़ा लूसिड एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर मैं ये कहूँ कि गुलाम नवाज शरीफ साहब ने झूठ जो बोला है वो सिर्फ एक दफ़े नहीं बोला, वो सिर्फ जज और कोर्ट को नहीं कहा, वो सिर्फ नेशनल असेंबली में झूठ नहीं कहा, वो मुल्क के सामने झूठ कहा, बार बार झूठ कहा। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सादिक और अगर एक गरीब आदमी आम आदमी होता तो उसको हम कह सकते थे कि भाई झूठ आप लोग झूठ कहते हैं, और झूठ ये तो खींच खींच के झूठ कहा, ये तो कंस्ट्रक्ट करता था झूठ को और आके बार बार कहता था। क्या आप समझते हैं कि ये ऐसा एक डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? अगर आप इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं कि वो झूठ हो गया तो चलो कोई बात नहीं, झूठ सब लोग कहते हैं तो ये भी झूठा है, ये कोई तरीका है? और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बगैर होना नहीं चाहिए। नहीं, देखिए, ये तो आइन की बात है ना। आइन में ये जो आर्टिकल है वो उसके तहत ये है कि अगर कोई आदमी सादिक और अमीन नहीं है तो वो इलेक्शन के लिए नहीं खड़ा हो सकता, ये आइन में लिखा हुआ है। अब वो सादिक और अमीन कौन डिक्लेयर करेगा? वो यकीनन कोई कोर्ट ही डिक्लेयर करेगी। तो अगर कोर्ट के सामने कोई केस जाता है, वो चाहे आदमी कितना ही झूठा हो, 10 दफा झूठ बोलता हो, 50 दफा झूठ बोलता हो, उसकी बात नहीं है। जब ये कोर्ट के सामने जाएगा और कोर्ट के सामने जब ये पेश होगा और कोर्ट इस नतीजे पे पहुंचेगी कि हाँ ये आदमी सादिक और अमीन नहीं है, तो वो फिर सादिक और अमीन उसको डिक्लेयर कर देगी कि सादिक अमीन नहीं है, और उस सूरत में वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा इलेक्शन में खड़े होने के लिए। अच्छा, मकसद यहाँ अभी मकसद जो सुप्रीम कोर्ट का है वो ये इस चीज को इंटरप्रेट करना है कि आया ये डिसेबिलिटी हमेशा हमेशा के लिए है या किसी टाइम पीरियड के लिए। अच्छा, जैसे सर ये फरमाइएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन में जो सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से की गई है ये फैसला दे देती है कि जनाब किसी को हमेशा के लिए नहीं डिस्क्वालीफाई किया जा सकता, तो फिर क्या कानूनी तौर पे मियां नवाज शरीफ को दोबारा अपने केस की अपील में जाना पड़ेगा कि इस फैसले की रोशनी में मेरी भी ताहयात नाअहली जो है उसको ख़त्म किया जाए? नहीं, देखिए, बात तो उसमें ये है कि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ है ऑलरेडी कि वो ताहयात है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि नहीं ये ताहयात नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं कह सकेगी। सुप्रीम कोर्ट कहना पड़ेगा कि या फिर 1 साल के लिए था या 2 साल के लिए था, क्योंकि जिस तरह से अगर कोई मॉरल टर्पिट्यूड का केस हो तो उसके लिए लिमिट है साल की, 2 साल की लिमिट है, तो उस सूरत में तो अलग हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकती कि ये 1 साल के लिए है, ये 2 साल के लिए, ये 3 साल के लिए। सुप्रीम कोर्ट को कोई चीज ऐसी तलाश करनी पड़ेगी अगर वो चाहती है रिलीफ देना कि वो एक हमेशा हमेशा के लिए एक फैसला हो जाए। तो वो जिससे मैंने आपसे कहा कि अगर वो इस्लामिक लॉ को लेके आती है सुप्रीम कोर्ट, कहती है हाँ तौबा की गुंजाइश है, अगर जो आदमी जिसके खिलाफ ये फैसला हुआ है अगर वो आकर के एडमिट करता है कोर्ट के सामने कि हाँ मैंने गलत कहा, मैंने गलती की, मैं सादिक और अमीन नहीं था, लेकिन अब मैं तौबा करता हूँ, आइंदा मैं नहीं करूँगा, तो उस सूरत में गुंजाइश पैदा हो सकती है कि उसको उस वक्त माफ कर दिया जाए। ठीक है,
आपको और मैं सिर्फ मगर एक और सवाल हिलाली साहब सिर्फ एक मिनट, मैं ये कह रहा था कि ये देखिए इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी ये रिट पिटीशन दायर नहीं हुई, अभी सुप्रीम कोर्ट बार ये तैयारी कर रही है, उन्होंने ये कहा है कि हम ये करेंगे। तो ये जो इतनी डिस्कशन खुली है, तो अगर ये होती है तो ये अदालत में इतना अहम केस होगा कि इस पे जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट वो तो तमाम पहलुओं पे गौर करने के बाद ही फिर किया जाएगा। हिलाली साहब आप क्या कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कह लें फिर मैं जस्टिस साहब से इजाजत लूँ। जी मैं कह रहा हूं कि ये जो ग्रुप है सुप्रीम कोर्ट बार में, ये तो एक स्टंट खेल रहा है ना। ये कौन है ये लोग जो मूव कर रहे हैं, ये किस ग्रुप की इनिशिएटिव है, सब लोग जानते हैं। और ये ना सिर्फ नवाज शरीफ पर जहांगीर तरीन को भी एक वे आउट देना चाहते हैं उसकी डिस्क्वालिफिकेशन से। सो मेरे ख्याल में ये एक मोटिवेटेड चीज है, ये कोई इसके देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ये इसलिए नहीं है कि लॉ गुडविल में या फिर गुड फेथ में इनका फायदा है, शख्सी तरीके से शख्सी फायदे के लिए। ठीक है, ये हिलाली साहब की ओपिनियन है इस पर। जस्टिस साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, जिनका ये कहना है कि इस पर रिव्यू तो हो सकता है, देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसको एंटरटेन करती है या नहीं, लेकिन बहरहाल इसकी अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है क्योंकि पॉलिटिकली इसके बहुत सारे एंगल हैं। वो क्या क्या हैं उस पर हम बात भी कर रहे हैं। वैसे तो इमरान साहब ये भी एक सेल्फ एक झूठ नहीं साबित हो जाएगा अगर ये रिपोर्ट्स गलत साबित होती हैं, या जैसे ये कह रहे हैं वहाँ जाके तब से हमने देखा नहीं है कि मियाँ साहब एडमिट हुए हों, बाकायदा चेकअप तो मुझे नहीं मालूम होता है नहीं होता, लेकिन एडमिट नहीं हुए ये तो हम सबको मालूम है। तो क्या ये भी तो एक झूठ ही है ना कि आप झूठ बोल अदालत से झूठ बोल के चले गए कि हम इलाज के लिए जा रहे हैं। अच्छा अब आप ये देखें, मैं ये समझता हूँ कि कभी भी ये रिपोर्ट्स गलत साबित नहीं होंगी। अच्छा वो इसलिए नहीं होगी कि हुकूमत की क्रेडिबिलिटी पे डायरेक्ट सवाल होता है। अब देखें ना, वो किसी प्राइवेट लेबॉर्ट्री की तो थी नहीं, सरकारी अस्पतालों की थी, सरकारी अमला था। पंजाब हुकूमत जो है वहाँ पे बुज़दार साहब, उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब हैं, पंजाब हुकूमत के सरकारी अस्पताल थे। मैं ये समझता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा, कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना एक सियासी फ़ायदे के लिए इस तरह की बात की जा रही है। आप देखेंगे ये बोर्ड बनेगा भी तो मुझे नहीं लगता कि इसमें से ये नतीजा निकले या कहेंगे जी ये झूठ था, ये साबित हो गया ये झूठ था। ये इस पे आवाम को खिलाते रहेंगे, ये कहेंगे वो झूठ बोल के चले गए, वो कहेंगे जी हम तो हुकूमत की मर्जी से गए। दूसरा, हिलाली साहब ने शुरू में जो कहा माफ़ कीजिएगा, मैंने हिलाली साहब ये नहीं कहा उस वक्त जो आपने ये कहा था कि इस हवाले से कि वो गलत था। मैंने ये कहा कि रिपोर्ट्स जो थी वो सरकारी अस्पतालों की थी और सरकारी अस्पतालों ने जो रिपोर्ट्स दी उसकी बिना पर वो गए वहाँ पे मियां नवाज शरीफ बाहर। इमरान खान साहब का मैंने नहीं कहा कि वो ये चाहते थे, इमरान खान साहब तो उस वक्त नहीं चाहते होंगे, लेकिन उस वक्त जो हालात बन गए उसमें उन्होंने गए तो बिल आखिर उनकी मंजूरी से। अगर वजीर आज़म मंजूरी ना देते तो वो ना जा सकते। नहीं तो फिर गए किस बुनियाद पे थे, रिपोर्ट्स की बुनियाद पे या डील की वजह से? यार नहीं सरकारी आप क्यों कह रहे हैं सरकारी? भाई पुलिस स्टेशन सरकारी होता है मगर सबसे बड़े झूठे पुलिस स्टेशन के अंदर होते हैं। कमाल की बात कर रहे हैं। ये जो आदमी लेबोरेटरी असिस्टेंट था, आपने पता किया इसको कौन अपॉइंट किया था, किसने पोस्ट किया था, किसने सिलेक्ट किया था, और कितने शरीफ के रिक्रूटेड लोग इस वक्त पंजाब सिविल सर्विस में बैठे हुए हैं? कम ऑन, सरकारी वर्कारी सब भूल जाए। हिलाली साहब माफ कीजिएगा, जो सिविल सर्विस के लोग हैं, आप खुद सिविल सर्विस में रहे हैं। एक बंदा अगर इन मुकाबले का इम्तहान दे के आता है तो उसमें नवाज शरीफ बेनजीर या इमरान खान का तो नहीं है, वो तो आते हैं सिविल सर्विस में जो CSS करके आते हैं, वो मेरिट आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए इमरान साहब, लेकिन हम सब भी जानते हैं कि CSS में कोई ये नहीं है। आइडियली तो सही कह रहे हैं इमरान साहब, सही बात कर रहे हैं कि वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, वो किसी पार्टी के सर्वेंट नहीं होते। लेकिन हमारे यहाँ तो वैसे ये ट्रेंड देखा जाता है कि लोगों की एसोसिएशन होती हैं, बल्कि ना भी हो एसोसिएशन इमरान साहब, वैसे भी पैसे दे के कौन सा काम नहीं होता। जी समीना, मैं आपको बता सकता हूँ कि हमने जो 1965 में भी जब हमने इम्तिहान किया था, और उस वक्त ज़्यादा ऐसी कोई शक और शुबा की बात नहीं थी, फिर भी आपका नाम होता है, आप इंटरव्यू के सामने जाते हैं, लोगों के सामने वो देखते हैं आपको, उनके भी रिलेशनशिप्स होते हैं, वो शायद
अगर आपके वालिद के दोस्त हैं, भाई के दोस्त हैं, कुछ मैं नहीं कहता कि इट इज ऑल द टाइम लाइक दैट, मगर ये इस लेवल पे लेबोरेटरी असिस्टेंट्स और इन हॉस्पिटल या पुलिस स्टेशन में एट द जूनियर लेवल्स जो रिक्रूटमेंट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉट अ कम्पिटिटिव एग्जाम, ये बहुत होता है और सबको पता है होता है। और एग्जैक्टली ये ज़रूरी भी नहीं है कि जाहिर है कि ये तो नहीं था कि उस्मान बुज़दार साहब साथ ही खड़े थे लैब असिस्टेंट के उस वक्त के, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम ये सच मान भी लें तो मेरा जो सवाल था कि वो फिर डील की बुनियाद पे गए हैं या फिर रिपोर्ट्स की बुनियाद पे गए हैं? देखिए, जो आप पूछना चाह रही है ना, डील की बुनियाद पर या रिपोर्ट्स की बुनियाद पर, अगर कोई डील भी थी तो वो उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पे ही थी। गुड क्वेश्चन। हाँ, उस डील को भी उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पे ही किया गया, उसमें वजह वो रिपोर्ट्स ही बनाई गई। इसका मतलब ये है कि उस डील में जो रिपोर्ट बनाने वाला था, जो जाने वाला था, जो भिजवाने वाला था, वो तीनों बराबर के शरीक हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये कहता हूं। तो फिर अब वो वापस आएंगे या नहीं? क्योंकि हमारे शेख रशीद साहब तो कल कह रहे थे कि अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ उस वक्त वापस आएंगे जिस वक्त उन्हें पक्का यकीन होगा कि मामला हल हो गए और इलेक्शन होने लगे हैं या उनका मामला पूरी तरह से हल हो गया, अदरवाइज वो नहीं आएंगे चाहे 2 साल हुकूमत ला सकती है। हाँ जी, ठीक है जी। लाली साहब, मगर मैं जल्दी से एक करेक्शन कर दूं, मैं समझता हूं कि बहुत लोग मिले हुए थे, मगर इमरान खान का इन्वॉल्वमेंट मेरे ख्याल में इतना क्लियर नहीं है, इसलिए उसको कोई खास फायदा नहीं हुआ है, उसको बड़ा धचका मिला है। और उस वक्त से एटलीस्ट मैं कहने लगा कि भाई ये किस किस्म का आदमी है, ये कभी हुआ ही नहीं है और ये मान दिया, बैठ गया, फिर हम ये समझें कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इत्मीनान नहीं लिया गया इस पड़ा ना कि मेरी ना, फिर उसको कहना पड़ा कि मेरे कैबिनेट में लोग रोने लग रहे थे और ये वो, और इसलिए कोई बहाना तो बनाना पड़ा उसको। ठीक हो गया। चलें जी, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या वाकई साबिक वज़ीर वापस आ पाते हैं या नहीं, और उनकी वापसी से या फिर इस पिटिशन से क्या उनके लिए वापसी का कोई रास्ता हमवार किया जा रहा है, ये भी आने वाले दिनों में पता चलेगा। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे सिंध में बल्दियाती कानून की। जब से ये असम्बली से पास हुआ है उसके बाद से अपोजिशन जमातें वहाँ पर सरापा एहतजाज हैं। इस सिलसिले में हुकूमत की क्या अब स्ट्रैटेजी होगी सिंध हुकूमत की, इसके हवाले से भी गुफ्तगू एक ब्रेक के बाद हमारे साथ देंगे। वेलकम बैक नाजरीन। सिंध में बल्दियाती कानून जो पास हुआ तो उसके बाद से अपोजिशन जमातें एहतजाज कर रही हैं। उनका ये कहना है कि जनाब सिंध हुकूमत ने सही तौर पर इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। तमाम इख्तियारात का मंबा और मरकज़ वज़ीर आला खुद हैं और ना तो इख्तियारात नीचे तक जाएंगे और इसी वजह से काम भी नहीं हो पाएंगे, तो उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ज़ाहिर है कि डिफेंड करती है, जैसे कि आपने सुना भी मुर्तज़ा वहाब को, और उनका ये कहना है कि जनाब ये तो बहुत अच्छा कानून है, इसके तहत बहुत से इख्तियारात जो है वो नीचे तक हमने दे दिए हैं और लोगों के काम जल्दी होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन दोनों के ज़ाहिर है कि मौक़िफ़ में एक तज़ाद है। अपोजिशन जमातें सरापा एहतजाज ज़रूर है, जमात इस्लामी तो तकरीबन 15 दिन से ही एहतजाज कर रही है। अब बाकी जो जमातें अपोजिशन की वहाँ पर NQMB, PTIB, ये लोग भी शामिल हो गए। तो क्या ये एहतजाज इस कदर मौसर होगा कि पीपल्स पार्टी को ये कानून वापस लेना पड़े या फिर मुज़ाकरात से बात ख़त्म हो जाएगी? आखिर फ्यूचर क्या होगा इसका, इस पर बात करना ज़रूरी है। तो पहले मैं चलूँगी हिलाली साहब की जानिब और उनसे जानेंगे जनाब कि क्या देख रहे हैं इसका फ्यूचर भी और इसमें प्रॉब्लम्स भी। हिलाली साहब, आपको क्या प्रॉब्लम्स, दोनों के आपने मौक़िफ़ सुने, किसका मौक़िफ़ आपको करीब तर लगता है हकीकत से, और फिर ये भी कि ये एहतजाज से कुछ फ़ायदा होगा अपोजिशन को? ज़मीना, बात सीधी सादी है। 18th अमेंडमेंट का मकसद क्या था? 18th अमेंडमेंट का मकसद ये था कि सूबे में जो जिसके पास अक्सरियत हो उसके पास पैसे फेडरेशंस को मिलना चाहिए और वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सूबा वो जाके खर्चेगा। मगर 18th अमेंडमेंट और उसका मतलब था कि डेमोक्रेसी चले, मगर इसका मतलब ये तो नहीं था कि एक दफ़े सूबे को पैसे मिल जाए तो डेमोक्रेसी ख़त्म। उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट होते हैं, जिनके इलेक्शंस होते हैं, जिनके नुमाइंदे होते हैं, जो पब्लिकली वोट करके डेमोक्रेटिकली आते हैं, उनको आप कुछ ना दें, सब पैसे रख लें। बेसिकली क्यों? लूटने के लिए नहीं, पार्टली लूटने के लिए, और पार्टली आप बताना चाहते हैं लोकल गवर्नमेंट्स को, लोकल लोगों को कि तुम हमारे पार्टी के लिए वोट दो, अगर तुम नहीं दोगे तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, और वही हो रहा है।
तो ये तो इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है। 3 करोड़ लोग और आपके पास 5 सीट्स हैं कराची में, 3 करोड़ और आपके पास 5 सीट्स हैं और आप सब पैसे रख रहे हैं और हर चीज चलाना चाहते हैं। और उन लोग जिन्होंने ज्यादा सीट्स, बहुत ज्यादा 5 और 6 गुना ज्यादा सीट्स आपसे लिए हैं, उनको आप सिर्फ टॉयलेट फैसिलिटीज चलाने के लिए पैसे दे रहे हो और ये कर रहे हैं। अस्पताल आपने ले लिया है, NICVD जो एक अस्पताल है समीना, जो गवर्नमेंट का था, वो उनको मिल गया 18th अमेंडमेंट। SIUT जो अदीब रिजवी का था, बड़ा जबरदस्त, वो भी उनको मिल गया है। अब वो चला रहे हैं। ये जो अस्पताल हैं, इसमें अगर आप गौर से देखें, ये जो MNAs से इनके पकड़े जाते हैं करप्शन पे, जब इनको जेल जाते हैं तो फौरन बीमार हो जाते हैं और ये अस्पताल को जाके 6-6 महीने 9-9 महीने उधर गुजारते हैं 7 स्टार स्प्लेंडर में। मैं तो समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत है भाई। वाटर बोर्ड दो वापस लोकल बॉडीज को, सॉलिड वेस्ट दो वापस, हॉस्पिटलों उनको दो वापस, और उनके साथ वो करें जो आपने फेडरल गवर्नमेंट के साथ किया है कि पैसे तो आपको उनको लगता है कि ऑपोजिशन का एहतजाज जायज है? राइट। इमरान साहब, ये कोई फायदा होगा? और फिर ये पीपल्स पार्टी भी आपको नहीं लगता है कि कोई ड्यूअल रोल खेल रही है? यानी जब वो विफाक में ऑपोजिशन में खुद होती है तब वो यही बातें कर रही होती है, जमहूरियत उन्हें भी अच्छी लग रही होती है, इख्तियारात बांटना उन्हें अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन जब खुद सिंध गवर्नमेंट की बात आती है तो वहाँ पर वो ना मशवरा होता है, ना सबसे कंसेंसस डेवलप करती है, और वो अपने खिलाफ एहतजाज भी नहीं होना देना चाह रही। सबीना, देखें पाकिस्तानी सियासत की ना ये बड़ी एक दर्दनाक, अलमनाक और अफसोसनाक हकीकत है कि यहाँ पे तमाम सियासी जमातें जो हैं वो चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, जब हुकूमत में होती हैं, चाहे वो मरकज़ की हुकूमत हो चाहे किसी सूबे की, उस वक्त उनकी सोच कुछ और होती है, और जब वो अपोजिशन में होती है वहाँ उनकी सोच कुछ और होती है, हिकमत अमली कुछ और होती है। हमारी सियासी जमातें अनफॉर्चुनेटली ऐसी कानून साजी में इंटरेस्टेड होती हैं जिससे उनको बराह रास्त फ़ायदा हो। अवाम को भले फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन उन सियासी जमातों को ज़रूर फ़ायदा होना चाहिए। अगर आप पर्टिकुलरली इस बल्दियाती निज़ाम की बात कर लें, अब देखें, होना तो यही चाहिए आइडियली कि जो बल्दियाती इदारे हैं तमाम चीज़ें उनके इख्तियारात में हों, उनके पास फंडिंग हो, वो अपने मामलात को चलाएं ताकि आवाम के मामलात अच्छी तरह से हल हो सके, मसाइल हल हो सके। यहाँ बिल्कुल उलट होता है। यहाँ तमाम ये बल्दियाती ये इदारों को अपने काबू में रखने की कोशिश की जाती है। क्यों? इसलिए कि जब इलेक्शंस हों तो साफ पानी की फराहमी का मसला हो, आपकी सफाई का मसला हो, आपकी सड़कों की तामीर का मसला हो, तो वहाँ जाके हल्के में आपके MP MNAs के उम्मीदवार जाएं और वहाँ शो करें कि देखें जी हमने ये काम कर दिया और उससे वोट हासिल। हालांकि ये उनका काम भी नहीं होता, ये उनका काम ही नहीं है। उनका काम तो कानून साजी करना होता है। आप देखें, मैं आपको 2002 के इलेक्शन की बात बताता हूँ। हामिद नासिर चट्टा साहब कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे थे गुजरावाला से। जब वो अपने अलीपुर चट्टा जो उनका आबाई हल्का है, तो वो गए, उन्होंने एक दिन में 18 जलसों से खिताब किया। लेकिन इलाली साहब वो एक ही बात कहते थे, वो कहते जी आपने मुझे वोट देना वड्डी असम्बली लई, वड्डा वोट मैनू पाना, तो मैनू तुसी पा रहे कानून साजी लई, मैनू आके है ना कहना कि मेरी गली सही करा दो तो मेरा मकान सही करा दो मैनू। यानी जो आपके असूल पसंद सियासतदान थे, उन्हें ये पता था कि हम अगर असम्बली में जा रहे हैं तो हमारा काम कानून साजी है। ये जो मामला है ये लोकल गवर्नमेंट के उस वक्त वो काउंसलर के जो होते थे लोग, वो उस तरह से करते थे। वो कैंपेन में ये चीजें डिस्कस करते वो करते हैं जी हम आपकी गली बनवा देंगे, हम सीवरेज ठीक करवा देंगे, हम आपको पानी पीने का साफ पानी देंगे। लेकिन यहाँ ये मामला है बिल्कुल इसी तरह। अब कराची में हो क्या रहा है, मैं कहता हूँ जमात इस्लामी, हेड्स ऑफ फॉर जमात इस्लामी। जमात इस्लामी ने कराची में देखे ये तकरीबन 2 हफ्ते से ये जो कैंपेन बनाई है, तो उसका टेम्पो यहाँ तक ले गई है कि मजबूरन बाकी जमातें भी आई हैं। मजबूरन आप ये देखें कि MQM हो, PTI हो, उन सबको मजबूरन उनके साथ इस एजेंडे पे आना पड़ा, क्योंकि ये अवामी इशूज की सियासत है।
और यहाँ फिर मैं बात ज़रूर करूँगा कि नेमतुल्लाह खान साहब ने, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी था, जब वो यहाँ नाजिम बने थे कराची में, तो उन्होंने बड़े काम किए थे, उनका दौर बड़ा याद करते हैं। हाँ, फिर उसको लेके आगे उसी लेगेसी को लेके मुस्तफा कमाल ने भी बड़ा काम किया। लेकिन मामला ये है कि अब पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि अगर जहाँ से वो कहते हैं करवा करवा मीठा मीठा हापा पर करवा करवा थू, अगर जहाँ से आपको पैसे आने हैं वो तो पीपल्स पार्टी के सूबाई हुकूमत के पास आ जाएं, और जहाँ पे लगने हैं या जो मसाइल है वो सारा आप मुकामी हुकूमतों को दे दें, तो ये ठीक नहीं है। हिलाली साहब, इस एहतजाज का कोई असर होगा? वैसे तो पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी से कांटेक्ट भी किया है, उनसे बातचीत की है कि वो धरना ख़त्म कर दें, बातचीत से कुछ मसले को देखते हैं, तो क्या आपको लगता है कि दोबारा से ये जमातें मिल बैठकर इसमें कुछ अमेंडमेंट कर लेंगी, कानून में कोई फ़ायदा होगा? नहीं, 2013 का कानून कोई बड़ा तबादला उसमें होना चाहिए, और मैं तो दुआ करता हूं कि दूसरे पार्टीज अब जो इकट्ठे हो गए हैं वो इस बात पे सरेंडर ना करें। वो 2013 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट गलत था। जल्दी से आपको बताऊं, आपके ख्याल में ये नस्ला टावर्स और ऐसे ऐसे बिल्डिंग्स जो 5 और 10 इमारतें हैं, आप समझते हैं एक मिनट के लिए कि अगर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता ये बन सकता था? आपको मैं बताता हूं, इधर आके आप अपने गेट को थोड़ी सी मरम्मत कर रहे हैं, लोग आके रुकते हैं और कहते हैं इजाजत लिया है, और इधर 8 फ्लोर्स का बिल्डिंग बन रहा है और कोई उसको नहीं पकड़ रहा है। और अब क्या हुआ नस्ला को? बड़े नस्ला टावर तो बड़े आस्ते आस्ते गिर रहा है भाई, वो तो एक कमाल का बिल्डिंग है, वो पत्थर से पत्थर लेके गिर रहा है, और जज साहब फरवरी में जा रहे हैं जी। और ये मस्जिद जो उन्होंने कहा है कि गलत इलीगली कंस्ट्रक्ट हुआ है, उनकी हिम्मत होती है कि वो मस्जिद को तोड़े? मुझे बता दें कौन किसके पास हिम्मत है कि जाके वो मस्जिद, ये तो सबको नजर आ रहा है। यस, नहीं, मस्जिद तो उनको डायरेक्ट थ्रेट्स गए कि तुम छुओ मस्जिद को और देखो। मैं जानना चाहता हूं ये किस किस्म की लॉ है, किस किस्म का मुल्क है, किस किस्म की रूल ऑफ लॉ है, और कोई एक्शन नहीं हो रहा है इसलिए कि वो हालांकि इलीगली कंस्ट्रक्टेड है। आई एम सॉरी, ये जो हमारे फंडामेंटल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इनको रिजॉल्व करो, नहीं तो ये मुल्क कभी नहीं तरक्की करेगा। बिल्कुल सही है। इमरान साहब, आपको कुछ कहना है इस पे? देखिए, मैं तो ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये नहीं देखना चाहिए कि क्या है, देखना ये चाहिए कि जो फैसला किया जा रहा है वो ठीक है या गलत है। अगर फैसला ये हुआ है कि गैर कानूनी तामीर है तो वो नस्ला टावर हो या कोई और टावर हो उसको फिर गिराना चाहिए। लेकिन जब ये लोगों ने ये देखें कि अब उन लोगों ने जिन्होंने वहाँ ख़रीदे उनको तो सारे एनओसीज क्लियर मिले थे, ये चीज़ें जितनी हैं वहाँ हज़ारों इस तरह की सैकड़ों हज़ारों बिल्डिंग हैं कराची में। अगर आप मकामी हुकूमतों का प्रॉपर होगा उसमें फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा। देखिए, अगर यूनियन कौंसिल ने कोई अप्रूवल दे रही है तो यूनियन कौंसिल में हर चीज़ का रिकॉर्ड होगा और उन्हें एक दूसरे का पता होता है कि यार वाकई ये मालिक है, ये सरकारी ज़मीन है, ये क्या है। ये नहीं है कि सिंध जो बिल्डिंग अथॉरिटी है उसकी तरह जो मर्जी वहाँ पे आए और जो मर्जी करवा ले, या वाटर बोर्ड की तरह जो मर्जी आए जो मर्जी। बल्दियाती इलेक्शन सिर्फ हो जाने से तो वो ये नहीं मसले हल होंगे जब तक कि इख्तियारात ही नहीं मुंतकिल होंगे ना इमरान साहब। अब इख्तियारात तो फिर अगर इस बल्दियाती कानून के तहत सिंध हुकूमत के पास ही हो तो भले वहाँ पे जो मर्जी मेयर आ जाए, जो मर्जी वहाँ पर बल्दियाती इलेक्शन में जीत जाए, चेयरमैन बने, लेकिन इख्तियार अगर सिंध हुकूमत के पास है तो ये तो सारे काम फिर वही करेंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि कानून साजी जो है अब भी पीपल्स पार्टी के पास वक्त है, कोई इशू नहीं। पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों को, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाए और इसमें जो चीज़ें दोबारा, ये कोई आसमानी सीफा नहीं है जिसमें अमेंडमेंट्स नहीं हो सकती, कानून में तरमीम करके सबके लिए काबिल कबूल कानून बनाया जाए। पार्टी तो खुद इस बात की हमेशा बात करती है, हमेशा पीपल्स पार्टी देखते हैं कि वो ना सिर्फ ये आईनी 18वीं तरमीम भी उन्होंने करवाते हुए यही बात की थी कि जी पावर जो है वो नीचे तक जाए, सूबों तक जाए। अब आपने सूबों से इख्तियारात आगे भी तो मुंतकिल करने हैं, देखिए तो फिर उसकी जब आप फिलॉसफी वही रखना चाहते हैं तो फिर उसको पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो है बिलावल भुट्टो जरदारी, वो तो हमेशा कहते हैं कि हमने नीचे तक जमहूरियत जो है उसको लेके जाना है। हाँ जी, अब मैं यही, ये वो वक्त है जिसमें वो साबित कर सकते हैं कि पीपल्स पार्टी वाकई ही
जमहूरी अमल पे यकीन रखती है और आवाम तक जो निचली सतह तक इख्तियारात की मुंतकिली है उस पर यकीन, और फिर ऑपोजिशन को भी इस पर ऑन बोर्ड ले, इत्तफाक राय से ऐसी चीजें हो तो ज्यादा बेहतर है। देखते हैं जी आने वाले दिनों में पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या फैसला करती है। कांटेक्ट तो किया गया है ऑपोजिशन जमातों से, लेकिन देखना यही है कि ये तमाम ऑपोजिशन जमातें मिलकर इतना दबाव पीपल्स पार्टी पर कामयाब हो जाएंगी या नहीं कि वो ये कानून वापस ले। आने वाले दिनों में इस पर नजर रखेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो कुछ बात करते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से, जो कि वार्निंग्स दे रहा है कुछ हमसाया ममालिक को, और उससे क्या खित्ता किसी नई लड़ाई की तरफ तो नहीं जाने वाला। बात होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान में सूरत हाल अभी मुकम्मल तौर पर संभली नहीं है। जाहिर है कि वहाँ पर बहरान हैं और कोई एक बहरान नहीं है, बहुत सारे बहरान हैं। मामलात संभालने के लिए तालिबान हुकूमत जो उनकी बनी है नहीं, वो काफ़ी उनको परेशानियाँ हैं, लेकिन इस दौरान भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस अभी भी दरपेश हैं। जी हाँ, हम बात करें ख़ास तौर पर अफगानिस्तान की उस वार्निंग की जो उसने ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान को दी है, और ये कहा है कि जनाब हमारे सब्र का मज़ीद इम्तिहान ना लिया जाए और हमारे जहाज़ जो वहाँ पर गए हैं उन्हें फौरी तौर पर वापस किया जाए। मुल्ला याकूब की जानिब से ये वार्निंग दी गई है, लेकिन अभी तक इसके हवाले से कोई रिस्पांस तो सामने नहीं आया है। लेकिन कहने वाले ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो मामला है ये अगर ज़्यादा संगीन हो गया तो अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान किसी नई लड़ाई में ना चले जाएं, और क्या अफ़गानिस्तान और ये खित्ता इसका मुतहम्मिल हो सकता है। इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। हिलाली साहब, पहले तो मैं चाहूँगी थोड़ा आप एक्सप्लेन भी कर दें कि ये मामला एग्जैक्टली क्या है, कितना सीरियस है और इसको कैसे रिजॉल्व करना चाहिए। हर धमकी जो होता है, ख़ास तौर अगर एक डिफेंस मिनिस्टर और कमांडर इन चीफ एक फ़ौज का धमकी देता है कोई और मुल्क को कि बाज आ जाओ नहीं तो हम आके न हमारा सब्र ख़त्म हो रहा है, इट्स सीरियस और उसको सीरियसली लेना चाहिए। और आपने तो दो मुल्क के मेंशन किया है, ताजिकिस्तान जिधर उनके पास 20-30 हेलीकॉप्टर शायद उनके चले गए थे पनाह लेने के लिए, और उज़्बेकिस्तान जिधर अफ़गान एयर के शायद कुछ हवाई जहाज़ उधर पायलट्स ने ले जाके खड़ा करके और उधर से फिर वो चले गए। तो ये ज़रूर है और इनके प्लेन्स हैं, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप ये हेलीकॉप्टर्स ताजिकिस्तान से वापस बिल्कुल लेना चाहिए, ये आपके हेलीकॉप्टर्स हैं, मगर जल्दी क्या है आपको? क्या आपके पास तेल है उड़ाने के लिए? क्या आपके पास एक्सपर्टीज़ है उड़ाने के लिए? और चलिए आपके हैं और आप हर वक्त मांग सकते हैं, क्या उन्होंने इनकार किया है? क्या उन्होंने आपसे तल्ख बातें की और कहे नहीं ये हमारे हैं? माने आप एक हमसाया मुल्क के लोगों के साथ क्यों खामखा लड़ना चाहते हैं? दूसरी बात है, आप ये दो मुल्कों के नाम लिए हैं, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान। मैं पूछना चाहता हूं, आपने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। हमारे भी उनको, आपको पता है क्या हुआ? फेंस उखाड़ दिया, वार्निंग दे दी और मत बनाओ। उसका मतलब हमारा भी सब्र जा रहा है। तुर्कमेनिस्तान में तो उन्होंने कमाल किया है। तुर्कमेनिस्तान में उन्होंने एक्चुअली उनके जवानों को मारा है, जान से मारा है, फायरिंग करके। क्यों हुआ? क्या आप तुर्कमेनिस्तान से लड़ना चाहते हैं? क्या वो क्या कर रहे थे? अगर मिसाल के तौर पे आपके आ गए थे, वो क्यों आए थे? क्या आपको लूटने आए थे? ये तो बताओ। फायरिंग शुरू हो गई, ईरान के साथ आपने फायरिंग, खुद गया है ईरान, मगर उससे पहले ईरान के साथ भी फायरिंग हो गई। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये जो है दानिशमंदाना तरीका नहीं अफगानिस्तान की, दे एक वो समीना, और दूसरी बात है इनके दरमियान भी बड़े लोग हैं, कुछ प्रो पाकिस्तान है, कुछ एंटी पाकिस्तान है, कुछ प्रो ईरान है, कुछ एंटी है। तो ये इनको थोड़ा सीखना चाहिए, गंदम लेना चाहिए। प्लेन्स बाद में लें, पहले पूछो गंदम के लिए पहले खाना कुछ खाओ। इमरान साहब, यही वो शिद्दत पसंदाना रवैया है जिसकी वजह से पहले ही दुनिया को इनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन हिलाली साहब ने जिस तरह से एक्सप्लेन किया कि अगर आप सब अपने आसपास रीजन के जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ आप इस तरह हार्श होंगे, एग्रेसिव होंगे, तो फिर लोग पहले ही आपको रिकग्नाइज नहीं कर रहे
रहे हैं, आपकी हेल्प के लिए तैयार नहीं है, ऊपर से आप अपने लिए और मसले क्रिएट कर रहे हैं। ये मसला इतना सादा नहीं है, ये इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। उसकी बुनियादी वजह देखें, एक तो ये कि ये टोटल 46 के करीब हेलीकॉप्टर और जहाज़ हैं जो उन दोनों मुल्कों के। चलो मैं कहता हूँ जी छोड़ दें उस पर, असल बात को समझें कि अगर ये उज़्बेकिस्तान या तुर्कमानिस्तान के साथ कोई शरारत करते हैं तो फिर ये ताजिकिस्तान के साथ, तो ये फिर ये बात ऐसे नहीं रुकेगी, क्योंकि उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान इन सब का एग्रीमेंट है रूस के साथ। रूस ने उनके साथ ना सिर्फ मुआहदे किए हुए हैं बल्कि फौजी अड्डे हैं वहाँ पे, उनके 5-5, 6-6 हज़ार फौजी हैं वहाँ पे। अगर ये उसके साथ कोई करते हैं तो रूस उस एग्रीमेंट के तहत उनका दिफा करने, उनके लिए लड़ने अपने फौजी भेजेगा। जब ये मामला भेजेगा तो ये मामला मज़ीद ख़राब होगा और तालिबान के लिए मसाइल मज़ीद बढ़ जाएंगे। लिहाजा इस मामले को इस तरह इतना आसान नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात ये कि हिलाली साहब ने जो आखिर में जिक्र किया, असल में समझता हूँ कि इनका सबसे बड़ा मसला ही आपसी नाइत्तफाकी है। ये अभी तक आपस में जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उनकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, वो अपने अपने मामलात में कर रहे हैं। यही वजह आप देखें कि एक हफ्ते के दौरान अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कई बम धमाके हुए, अगवा हुए, कत्ल के वाक़यात हुए। तो वो क्या है, यहाँ ही नहीं, ये समझ नहीं आ रही कि जब आपस में भी मुख्तलिफ ग्रुपों में इनकी लड़ाई होगी तो उसकी खून रेजी होगी, आपस में इनकी बदअमनी होगी, तो बाहर वालों को तो मौका मिलेगा। मैं समझता हूँ इनके लिए इनको चाहिए कि अभी बाहर ये ईरान के साथ नए पंगे ना लें, पहले मामला ये अपने पहले अंदरूनी खलफशार जो हैं उसको दूर करें, अंदरूनी तौर पे अपने आप को बेहतर करें, इकट्ठा करें, इत्तेफाक करें, उसके बाद किसी दूसरे क्या दुनिया इस सिलसिले में कुछ किरदार अदा करे? हिलाली साहब, पहले तो कोई मदद के लिए ही नहीं आ रहा, ऊपर से अगर इस तरह का रवैया होगा तो क्या आलमी बरादरी क्या करेगी, क्या करना चाहिए? पहले चीज़ तो आलमी बरादरी को मैं फिर कह रहा हूँ, और पाकिस्तान ख़ास तौर, खुदा के लिए रिकग्नाइज़ करो ये गवर्नमेंट को। ये गवर्नमेंट आ गई है, कंट्रोल कर रही है सिचुएशन, और उनके साथ आप रिकग्नाइज़ करें, फॉर्मली रिकग्नाइज़ करें, नंबर 1। दूसरी बात है अमेरिका पे और भी प्रेशर डालें कि इनके पैसे छोड़ें। देखिए ये इन लोग 27 मिलियन आउट ऑफ 40 मिलियन खाना नहीं खा रहे हैं, खाना नहीं खा सकते हैं। मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन वो स्टाफ कर रहे हैं। भाई खुदा के लिए उनके पैसे वापस करो और उनके साथ मिलो और उनको मदद करो, नहीं तो क्या होने वाला है ये तो परवाह नहीं है ना। जो गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट को कुछ नहीं कर रहे हैं और ना कर सकते हैं, इसलिए कि वो तो कहते हैं कि भाई हम क्या करें, हम अगर खाना नहीं है, खुदा नहीं है, हम क्या करें, बस हम मदद नहीं कर सकते। इन लोग हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बिल्कुल। तो मेरा अपना ख्याल है दुनिया को, और ये इमरान खान इसलिए मैं कहता हूँ इनिशिएटिव लिया है, बड़ी अच्छी बात है, मगर इधर क्या कर रहा है इमरान खान? चाहे दुनिया घूमे, बात करें इनके लिए बात करें और ये दुनिया से पंगे करें ये तो एक अजीब सी बात हो जाएगी। इनको भी चाहिए थोड़ा समझदारी से काम चले। हम तो कर रहे हैं। सिर्फ ये वजह नहीं है, इसकी नस्ली वजूहात भी है। देखिए ताजिक और उज़्बेक काफी तादाद में यहाँ पे हैं अफगानिस्तान में, और आपको याद होगा उन्होंने ये भी कहा था कि हुकूमत में उनको प्रॉपर हिस्सा दिया जाए। कुछ इस तरह के भी मसाइल हैं जिनकी वजह से ये आपस में इनके इख्तिलाफात बिल्कुल ठीक है, तो वो भी सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। बहरहाल अब चूंकि अफगान हुकूमत में आ चुके हैं तो थोड़ा समझदारी और पेशेंस से काम लेना होगा, जिस तरह से हुकूमतें चला करती हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मामलात सुलझे रहें और ख़ित्ता किसी नई जंग की तरफ ना धकेला जाए। आज के प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।